जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों का जो प्रश्नावली 6.1 था समाप्त हो चुका था। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे, परंतु इसके पहले हम लोग कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे। जो हमारा पहला प्रमेय है 6.1। 6.1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज है, आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया गया है, ABC बना दिया गया है। कार्य किसी भी त्रिभुज के समांतर, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो जो शेष दो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। जब एक भुजा के समांतर खींचा जाएगा तो शेष 2 भुजाएं होंगी, उनको क्या करेंगे? एक एक बिंदु पे क्या करेंगे? प्रच्छेद करेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, इस रेखा के समांतर एक भुजा रेखा खींचा गया तो ये जो ये रेखा है ये भी और AC को 2 भागों में क्या कर रही है? विभक्त कर रही है, विभाजित कर रही है। तो विभाजित कर रहे हैं तो कह रहा है ये समान अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। क्योंकि कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए, मैंने प्रच्छेद करने के लिए अलग अलग काटने के लिए, मैंने 2 बिंदुओं पर दोनों भुजाओं को, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो एक भुजा के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो शेष 2 भुजाएं बचेंगे, शेष 2 भुजाएं होंगे वो क्या करेंगे? शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। यही कह रहा प्रश्न में। सिद्ध कीजिए। ये प्रमेय के रूप में भी आ सकता है, प्रश्न के रूप में आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अनुपात माने होता है भेद। जैसे 2/3 क्या है? अनुपात है। 4/5 क्या अनुपात है? 7/8 क्या है? अनुपात है। तो कह रहा है कि जो शेष 2 भुजाएं हैं, तो शेष 2 भुजाएं कौन कौन सी? भुजा BC समांतर क्या है? DE। मान लिया गया BC समांतर क्या है? DE। आप ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है, इस भुजा के इसको काट दिया जाए, इसे समांतर रेखा के कर दिया जाए तो किस भुजा के समांतर है? यह रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। तो ये इतना की लंबाई बटे इसकी लंबाई बराबर इतनी लंबाई बटे क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई हो जाएगी। ऐसे इसके में शेष 2 भुजाओं के क्या होगा? जो भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। तो शेष 2 भुजाएं कौन सी है? AB और AC। AB को बिंदु D पे प्रच्छेद करती हैं और AC को किस बिंदु पे प्रच्छेद करती हैं? D करती हैं। तो इस तरह से जो DE रेखा है BC के क्या है? समांतर है और AB और AC को D और E पे क्या करती हैं? प्रच्छेद करती हैं। सिद्ध हमें क्या करना है? जो AD की लंबाई होगा, भुजा AD की लंबाई बटे क्या होगा? DB बराबर AE की लंबाई बटे क्या हो जाएगा? EC की लंबाई। यही कारण इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात का मतलब है कि बराबर अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती हैं। हमें ये प्रश्न क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी प्रश्न दिया हो, सिद्ध करने की बात आ जाए तो या प्रमेय आ जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञात है या दिया है। पहले नंबर पहले आईडी डालेंगे, दिया है या ज्ञात है। तो हमने लिखा है दिया है, आप ज्ञात है लिख सकते हैं। क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसमें क्या है? DE समांतर क्या है? BC। मान लिया गया पहले से कि भुजा BC के समांतर खींचा गया DE, मान लिया गया, ये हमने मान लिया। अब इस बात को और पढ़े लिख सकते हैं। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें प्रत्येक भुजा क्या है? जिसमें भुजा BC और DE भुजा BC के क्या है? समांतर है। AB भुजा को D बिंदु पर और AC भुजा को क्या E बिंदु पे क्या करता है? प्रच्छेद करता है। आप अपने मन से स्वतः लिख सकते हैं, ठीक है। हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? मूल जो है तो जो AD की लंबाई है बटे क्या हो जाएगा? DB की लंबाई बराबर AE और बटे क्या हो जाएगा? EC। ये कब ऐसा होगा? जब यह भुजा होगा, जब इसके क्या होगा? समांतर होगा तब। आप ऐसा नहीं कि चाहे हमेशा कोई त्रिभुज ऐसे और कोई काट ऐसे रेखा लो, अब ये समांतर नहीं तो क्या आप ये लिख सकते हैं? AD बटे DB बटे लिख सकते हैं? आप कभी भी लिख नहीं सकते हैं। इस बात का हमेशा जब ये भुजा की इस भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। ऐसी दशा में तब आप कर पाएंगे, क्योंकि लिखा गया है कि एक भुजा के समांतर होना चाहिए।
तो ये भुजक अगर समांतर करेंगे तो जाहिर सी बात है, मान लिया जाए कोई त्रिभुज और ऐसे आपके सामने है, हम मान ले रहे हैं इस भुजा के ऐसे क्या है समांतर है, या भुजा इस भुजा के क्या है समांतर, इसे P Q और क्या मान ले R। आप क्या करेंगे, अगर यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये रेखा बिंदु पे कहीं काट रही होगी ना, मान लीजिए कि काट रहे हो, क्या मान लिया जाए B पर काटे, तब किस क्या लिखेंगे, तब भी ऐसे लिखेंगे, आपके सामने देख सकते हैं यहाँ से QB बटे क्या हो जाएगा BR और बराबर PQ बटे PA बटे क्या हो जाएगा AR हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखने के तरीके आपको जब पता होना चाहिए, जिस भुजा के समांतर कहेंगे उस भुजा के शेष दो भुजा जो शेष होंगे उन्हीं संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसके लिए यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा A से। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे, रचना क्या करेंगे, हमें इसके लिए कुछ करना होगा रचना। हम इस भुजा पे इस बिंदु से इस रेखा पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, इस बिंदु से इस रेखा पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, कुछ आपको क्या करना होता है, मानना। तो हम लोग मान लिया जाए बिंदु ई पे लंब डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं, लंब डालते हैं। बिंदु ई से भी क्या दिया जाए, लंब डाल दिया जाए भुजा AC पर। आप इस बात को खुद लिख सकते हैं कि बिंदु D से AC पर लंब डाला, बिंदु E से AB पर लंब डाला। आप ABCD कुछ भी मान ले सकते हैं। मान लिया E से मान लिया जाए N पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या मान लेंगे, M मान लेंगे, क्या मान लेंगे N। बिंदु E से इस रेखा पे लंब डाला गया, लंब के डालने का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण खींच दिया गया, रेखा खींच दिया गया। बिंदु से इस पे लंब डाला गया और यहाँ से क्या गया, इस पे लंब डाला गया। और जो ये चतुर्भुज पीछे आपका बन रहा है, इसके विकर्णों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यानी आप इधर भी 90 अंश का है तो इधर भी कर सकते हैं 90 अंश का, ठीक है। 90 अंश का प्रतीक बताए थे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बताए थे, तो बताए थे इस तरह से क्या करते हैं, खींच देते हैं। ऐसे इस तरह से कोई भी त्रिभुज तो 90 अंश का होता तो इसी तरह से क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसकी भुजाओं को क्या करेंगे, BC को DC और BE को क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर इस डैश डैश को हम दर्शित करें, क्योंकि हमें क्या करना है, रचना करना है। क्या करना है, रचना को डैश डैश से क्या करते हैं, आपके सामने इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, D को C से मिलाया, B को E से मिलाया, और क्या करेंगे, बिंदु D से AC पर लंब डाला और बिंदु E से AB पर लंब डाला। और कौन सा लंब डाला, आप देख सकते हैं कौन शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं कि DM लंब है किस पर, AC पर, तथा और क्या लंब है बताइए, EN। क्या करेंगे, EN लंब है किस पर, AB पर। और क्या करेंगे, CD क्या करेंगे, CD तथा BE को मिलाया। CD यहाँ तथा दो जगह ना यूज करके कामा लगा दिया जाए, इतना, और CD तथा D को किससे मिलाया, C से, तथा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, मिला, जो कि आप इसे हमने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया। आप क्या करेंगे, आप बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, कि भुजा AB पर बिंदु E से भुजा AB पर लंब डाला EN। फिर क्या करेंगे, बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब डाला DM खींचा। बस आप कर सकते हैं। हमने इसी को शॉर्टकट में DM लंब है AC पर, कामा EN लंब है AB पर, और आपके सामने किया भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर, DE समांतर क्या है, DC। जी कब ऐसा लिखेंगे, जब वह भुजा क्या होगा, समांतर होगा, तब लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इतने चार आपको जो प्रमेय दिया रहेगा
या सवाल दिया रहेगा तो आपको इतना चीज आपको करना होगा। क्या दिया है या ज्ञात है, पहला हेडिंग हमेशा सवालों में जैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, तो आपको तुरंत क्या करना है, दिया है या ज्ञात है। तो प्रश्न में जो जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे, फिर सिद्ध हमें क्या करना है उसको देंगे, फिर हमें अगर रचना की जरूरत पड़ेगी रचना में करेंगे, फिर क्या करेंगे उपपत्ति करेंगे। आप इस बात को पहले उपपत्ति लिख सकते थे तब रचना लिख सकते थे, हम अलग है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे तब इसके लिए क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने में क्या लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति के बाद क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये कहां से आया है आपको। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा, कई त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो पहले नोट किया जाए तब हम बात करें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे और उपपत्ति में इस त्रिभुज से हम लोग रिलेटेड क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज कौन सा है, ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पर क्या ई है, तो यानी इस छोटे वाले का त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्र। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहिए कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम लोग एक इसे ना लिखकर डायरेक्टली लिख दिया, 1/2 तो हमेशा रहेगा। इसका जो आधार है आपके सामने त्रिभुज एडी जो है ई और एन क्या है, लंब है। किस रेखा पे लंब है, किस रेखा पे लंब है, एडी रेखा पे क्या है, लंब है। अगर हम आधार एडी लेंगे और ये क्या है, लंब है, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर यहाँ तक लेकर लेंगे क्या होगा, यहाँ तक अगर आधार ले ले तो यहाँ तक का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, प्राप्त होगा। किसी भी त्रिभुज की जो जहां तक आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर आधार जहां तक ले आप आधार काउंट करेंगे वहां तक ले क्या होगा, उस त्रिभुज का क्या होगा, एरिया क्या होगा, फाइंड होता है। तो 1/2 यहाँ पर हो गया, आधार कितना है एडी और गुणे ऊंचाई कितना है एन है, तो क्या हो जाए, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए बीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो बीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। आपके सामने समकोण त्रिभुज नहीं है, आपके सामने समकोण त्रिभुज नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ से लंब डाल दें इस पर, तो लंब डालेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसके लिए हमने लंब को डाल रखा है, क्या लंब डाला है, जो ईएन नहीं है, ईएन यही लंब है। त्रिभुज डी ई बी, इस त्रिभुज का अगर ज्ञात करना हो क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई। तो ऊंचाइया तो क्या होगा एन, लेकिन आधार कितना होगा, एन भी होगा। लेकिन चूंकि हमें यहाँ तक लिख कर ज्ञात करना है इसका एरिया, तो हम लोग आधार को क्या करेंगे, बीडी मान लेंगे। यहाँ तक ले आधार लेंगे, आपका यहाँ पर लंब है, यहाँ तक करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात होगा यहाँ पर। लेकिन चूंकि हमें यहीं तक का क्षेत्रफल चाहिए यहाँ तक इस त्रिभुज का, तो हम क्या करेंगे, आधार यहाँ तक काउंट करेंगे। समझ नहीं, इस तरह से तो हम लोग क्या करेंगे, आधार पर क्या कर देंगे, ऊंचाई। तो 1/2 आधार का वैल्यू कितना है, आधार आप समझ सकते हैं क्या, बीडी है, ऊंचाई कितना है, ईएम है, तो क्या हो जाएगा, ईएम। आप तो इस तरह से छोड़ रहे हैं, आप किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। और ऊंचाई जो होता है याद रखिए, जहां के लिए आप आधार काउंट करते हैं वहीं के लिए क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे समीकरण क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया। समीकरण क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया। समीकरण डीईसी अगर ज्ञात करेंगे तो डी और क्या ई और क्या है सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा ये कब सूत्र लगता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जब समकोण त्रिभुज होता है तब। तो कब सर यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज नहीं, यहाँ पे मैंने हम बनाए हैं ना, यहाँ तक ले लिया जाए डी एम, यहाँ तक ले इस त्रिभुज को डी एम और क्या हो जाएगा सी, तो आपका क्या हो जाएगा, लंबिया हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा। लंब तो हमें यहाँ पे लेना है तो पता है, लेकिन जो यहाँ पर अगर ऊंचाई लेंगे, यहाँ पे अगर आधार नहीं लेंगे तो यहाँ तक का क्षेत्रफल, चूंकि हमें क्षेत्रफल यही पता चाहिए, यहाँ तक ले ज्ञात होना चाहिए। तो क्या करें, आधार कितना हो जाएगा, आपके सामने लिखा डीईसी का 1/2 आधार ईसी है, तो ये क्या हो गया ईसी, और ऊंचाई कितना डीएम है, तो कितना हो गया, डीएम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, 3 भैया।
आगे क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, दो समांतर भुजाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है, दो किसी भी त्रिभुज में दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच अब एक ही आधार हो तो ऐसे कोई त्रिभुज के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच का जो त्रिभुज होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस दोनों त्रिभुज का आधार क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए, इस त्रिभुज का आधार dn है कि नहीं है, और इस त्रिभुज का आधार भी क्या है, dn है कि नहीं, इसका बताइए। है, आपको नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से दिखा सकते हैं अलग से हम, ऐसे इस तरह से। तो इस त्रिभुज के लिए आप देख सकते हैं इसका आधार यही है। अगर इस त्रिभुज का अगर नाम ले ले तो इसका भी आधार क्या होगा, इससे। तो अगर एक ही त्रिभुज पर, एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर दो समांतर भुजाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज बना है तो उनके एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, एडी का यहाँ पे भी एडी, यहाँ पे भी एडी। अब कहेंगे दो चीज कैसे, एरिया तो है सेम, नाम क्यों चेंज कर दिया गया है, सेम क्या है, एरिया अगर है लिखा गया है तो दोनों क्या है, वैल्यू क्या है, बराबर है। तो अगर एडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 1/2 तो होगा ही होगा। त्रिभुज अगर क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना तो 1/2, आधार, आधार की वैल्यू क्या है, यही है, ये भी तो है, ये भी, चाहे इधर से दिया जाए और चाहे इधर से दिया जाए। भाई 1/2 आप देख सकते हैं, 1/2 आधार यहाँ से क्या हो, एडी, और ऊंचाई कितना होगा, en होगा। लेकिन अगर इधर से करें तो 1/2 आधार कितना होगा, यही होगा, और गुणे कितना होगा, लंब कितना हो जाएगा, बताओ, dm होगा कि नहीं होगा। और जो कि दोनों के एरिया क्या है, बड़ा, एक ही त्रिभुज जब है तो उसके एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 एई गुणे क्या, dm भी लिख सकते हैं। समीकरण का है, दोनों एरिया है जो फाइंड, हम इधर से लिखें तब भी ये हुआ, और इधर से लिखें तब भी वही, और दोनों एरिया क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर त्रिभुज एक ही है तो उसके चाहे जो सूत्र लगा दिया जाए, उसका जो भी नाम कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर ही तो होगा। केवल हमने इधर से आधार और लंब माना तो ये हुआ, और इधर से माना तो ये हुआ। दोनों चूंकि दोनों क्या है, आपस में समांतर है, बराबर है, क्या है, तो इसी बात को 1/2 आधार गुणे एई और गुणे क्या हो जाएगा, dm। कोई दिक्कत किसी को? आप इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडी बटे क्या कर रहे हैं, डीबी। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से जो त्रिभुज एडी का एडी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। 1/2 होगा, और गुणे एडी, और गुणे क्या होगा, en, और बटे क्या होगा, 1/2 आधार की वैल्यू कितना है, बीडी, और क्या है, en है, कुछ कटेगा आपके सामने, क्या कटेगा बताइए। 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और en से en क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा बताइए, एडी लंबाई बचेगा, और बटे क्या होगा, बीडी लंबाई बचेगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। 1/2 ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल, en क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, कैंसिल, कैंसिल। अब हम इसी बात को हम अब एडी और बीडी है तो एडी हम कर रहे हैं और बटे क्या कर दे रहे हैं, डीसी कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया, सूत्र का रूप देने के लिए, हमें सिद्ध करना है तो हम लोग सिद्ध करेंगे। एडी बटे डीबी समीकरण का होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जितने भी एडी हैं, एडी यानी एई, समीकरण 4 और 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 4 और 3 से, समीकरण 4 और 3 से। अगर 3 से करेंगे तब क्या होगा, एडी बटे क्या होगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल और बटे DEC का क्षेत्रफल। डी त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 हो जाएगा गुणे आधार की वैल्यू कितना है AE और गुणे क्या होगा DM बटे 1/2 और आधार की वैल्यू कितना है बताइए EC और गुणे ऊंचाई कितना है DM। यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, DM से DM कैंसिल, क्या बचेगा AE बटे क्या होगा EC होगा कि नहीं बताइए। इसे समीकरण क्या मान लिया जाए, सेना माना जाए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल DEC बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल बता रहे हैं आपको। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है, अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं और समांतर हैं भुजाएं, तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, एरिया क्या होते हैं, बराबर होता है। तो त्रिभुज देखिए देखिए ध्यान से DEC इस त्रिभुज का आधार है। फिर क्या त्रिभुज BDE आप देखिए त्रिभुजा दोनों में कॉमन है कि नहीं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बना है कि नहीं। दो समांतर रेखाओं पर एक ही रेखा पर अगर उभयनिष्ठ में बना है त्रिभुज, तो ऐसे त्रिभुज के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग इसकी जगह क्या ले सकते हैं, रखने पर लिख दिया जाए। क्या करेंगे रखने पर, तो क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या हो जाएगा BDE से क्या लिख दिया जाए BDE का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। अगर इसकी जगह पे हो गया तो AE बटे क्या होगा EC है कि नहीं EC। समीकरण से क्या मान लिया जाए 6, समीकरण 6। अगर आप देख रहे होंगे समीकरण 5 का और समीकरण 6 का बायां पक्ष देखिए बराबर है कि नहीं, बराबर है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 की समानता से, समीकरण 5 और 6 की समानता से इस बात को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण के दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को क्या मेंशन कर सकते हैं आप। तो क्या होगा AD की लंबाई क्या मिला, AD बटे क्या मिला BD बराबर AE बटे क्या मिला EC मिला कि नहीं बताइए। AD बटे क्या होगा DB लिखे होंगे आप, AD बटे DB और ये बराबर AE बटे क्या हो गया EC। इतने क्या हो गया सिद्धम हो गया। अगर इसका मतलब है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो जो शेष दो भुजाएं हैं उनको दो भुजाओं में क्या करेंगे, दो अनुपातों में विभाजित करेंगे, लेकिन वो दो विभाजित करेंगे दोनों अनुपात क्या होंगी, सेम होंगी। अर्थात AD बटे क्या होगा DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। अब क्या करेंगे नोट किया जाए तब हम आगे शिफ्ट करें। यही सिद्धम प्रमेय यही पहले क्या हो गया समाप्त हो गया आपका। यहाँ इसी का AD बटे DB बराबर AE बटे EC का एक क्या है वो प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है, तो इसको उलट दिया जाए तब भी क्या होगा, वही होगा हमारा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी DB हो जाए और बटे क्या हो जाएगा AD हो जाए और बराबर AE के क्या हो जाए EC हो जाए और बटे क्या हो जाए आपका कितना हो जाए बताइए AE हो जाए। अगर इनका अनुपात भी कर दिया जाए तो दोनों क्या होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए DB और बटे क्या हो जाए AD प्लस क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए प्लस 1, दोनों पक्षों में एक क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए।
अगर एक एक जोड़ देंगे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर इसे एक मानकर तिरछा गुणा किया जाए तो जो डीबी लंबाई होगा प्लस क्या हो जाएगा एडी और बटे क्या हो जाएगा एडी। यहाँ पे भी क्या होगा ईसी प्लस क्या हो जाएगा एई और बटे क्या हो जाएगा एई होगा क्या बताइए, हो जाएगा। एक एक मान भाई बटे एक मानकर तिरछा क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमारा, ये प्रक्रिया क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। अगर एडी प्लस बीडी करें तो क्या देखिए बीडी और प्लस एडी टोटल किसकी लंबाई बराबर हो रहा है। हम जानते हैं क्या जो एडी लंबाई होगा और डीबी लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा एबी के क्या हो जाएगा बराबर। तथा और क्या जो ईसी लंबाई एई लंबाई होगा और प्लस ईसी लंबाई होगा वो क्या होगा एसी के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बट ये एडी प्लस डीबी तो टोटल कितना होगा एबी और एई प्लस ईसी टोटल किसके बराबर होगा एसी। रख दिया जाए तो क्या होगा, अगर रखेंगे तो एबी बटे क्या हो जाएगा एडी और बराबर यहाँ पर क्या होगा एसी बटे क्या हो जाएगा एई हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी को उलट दिया जाए तो एडी की लंबाई जो होगा बटे क्या हो जाएगा एबी और बराबर एई बटे क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। एबी हम लोगों का क्या है बात है, क्या है प्रमेय, यानी एडी की लंबाई बटे टोटल की लंबाई, एई की लंबाई बटे टोटल की लंबाई, तो दोनों का अनुपात क्या होगा तभी क्या होगा बराबर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रमेय को बड़ी अच्छा से और गहराई से सीखे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके व्युत्क्रम के प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे कल सीखेंगे। जय हिंद जय भारत।